स्वागत है आप सभी का इस नए डीप डाइव अध्ययन सत्र में। आज का विषय एक ऐसा बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे हम सब ने कभी न कभी किताबों में पढ़ा तो है, लेकिन शायद उसकी असली ताकत को महसूस नहीं किया। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय की, अम्ल, क्षारक और लवण, यानी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। अक्सर लोग इसे बस परीक्षा के लिए रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, रट लेते हैं, लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। इस पूरे सेशन को हमने एक लाइव क्लास या एजुकेशनल वीडियो के अंदाज में तैयार किया है। आज हम सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। एकदम सही कहा। और हमारी इस क्लास का एक सबसे बड़ा नियम ये है कि ये पूरी चर्चा विजुअल स्लाइड्स के माध्यम से की जाएगी। हम आपको हर एक चीज का दृश्य बताएंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में छप जाए। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के चलिए अब पहली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड में एक तरफ कुछ खट्टे फल जैसे नींबू और एक सिरके की बोतल रखी है, और दूसरी तरफ एक साबुन की टिकिया है। बीच में दो बीकर रखे हैं जिनमें लाल और नीले रंग के लिटमस पेपर डुबोए गए हैं। तो इस चित्र को देखकर ही आधा कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाता है। हाँ, मतलब जो चीजें स्वाद में खट्टी होती है ना, वो अम्ल होती हैं या एसिड होती हैं। ये जो एसिड शब्द है, ये असल में लैटिन भाषा के अस्सेरे से आया है, जिसका मतलब ही खट्टा होता है। जी, लेकिन विज्ञान की गहराई में जाएं तो परिभाषा थोड़ी और सटीक हो जाती है। मैं समझाती हूँ। अम्ल वो पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और सबसे अहम बात, जब इन्हें पानी में यानी जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये H+ आयन यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, और जो साबुन वाली साइड है? हाँ, भूसी और क्षारक होते हैं, जिन्हें हम बेस कहते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में बिल्कुल साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ये उस लाल लिटमस पेपर को वापस नीला कर देते हैं, और पानी में घुलने पर ये OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो मतलब खट्टा स्वाद H+ आयन की वजह से है और कड़वा स्वाद OH- आयन की वजह से। बहुत ही आसान है। और इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य भी है। जो क्षारक पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं ना, उन्हें एक खास नाम दिया गया है। उन्हें विशेष रूप से क्षार या अल्कली कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी हर क्षारक क्षार नहीं होता। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। बिल्कुल, इस स्लाइड का दृश्य बहुत ही रंगीन है। हाँ, इस स्लाइड में एक pH स्केल 0 से 14 तक दिखाया गया है। स्केल के एकदम बीच में 7 नंबर पर उदासीन या न्यूट्रल लिखा है। 7 से बाईं ओर का हिस्सा गहरे लाल और नारंगी रंग का है, जो बढ़ती अम्लीयता को दर्शाता है, और दाईं ओर का हिस्सा गहरे नीले रंग का है, जो बढ़ती क्षारीयता को दिखाता है। नीचे H+ आयन की घटती बढ़ती मात्रा के तीर बले हैं। ये विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्केल है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये pH आखिर है क्या, और इसमें ये जो छोटा p है, इसका क्या मतलब होता है? बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये जो P है, इसका मतलब एक जर्मन शब्द पुसांस से है, यानी पोटेंसिया, शक्ति। ये स्केल असल में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति मापता है। 7 का मतलब है एकदम न्यूट्रल, जैसे हमारा शुद्ध जल। 7 से कम मतलब एसिडिक, और 7 से ज्यादा मतलब बेसिक। यानी जितना कम नंबर उतना ही ताकतवर एसिड। बिल्कुल, और इसे हम अपने दैनिक जीवन में रोज देखते हैं। जैसे कि हमारे पेट में। मैंने सुना है हमारा पेट भी एसिड बनाता है। एकदम सही। हमारा पेट खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, लेकिन जब हम कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। इसे शांत करने के लिए हम जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, वो असल में एक क्षारक है जो उस एसिड के प्रभाव को काट देता है। क्या बात है। और दांतों के साथ भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना? जी हाँ, हमारे मुंह का pH अगर 5.5 से कम हो जाए तो शरीर का सबसे कठोर हिस्सा, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना दांतों का इनेमल है, वो भी खराब होने लगता है। बैक्टीरिया मीठे खाने को तोड़कर मुंह में एसिड बना देते हैं। और इसीलिए हमारे टूथपेस्ट बेसिक होते हैं, ताकि वो उस एसिड को खत्म कर सकें। बिल्कुल, और प्रकृति में जीव जंतुओं से रक्षा का तरीका भी यही है। मधुमक्खी या चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इसके भयंकर दर्द से बचने के लिए हम बेकिंग सोडा रगड़ते हैं,
क्योंकि बेकिंग सोडा एक हल्का क्षारक है जो उस अम्ल को शांत कर देता है। बहुत ही कमाल का बैलेंस है ये। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प रासायनिक युद्ध। हाँ, यहाँ एक बीकर में अम्ल और क्षार की अभिक्रिया दिखाई गई है। बीकर के अंदर से बुलबुले उठ रहे हैं और एक थर्मामीटर में तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है। नीचे एक रासायनिक समीकरण चमक रहा है, HCl प्लस NaOH, और तीर के निशान के बाद लिखा है NaCl प्लस H2O। ये विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो मेरा सवाल यह है कि जब दो एकदम विपरीत चीजें, एक ताकतवर अम्ल और एक ताकतवर क्षार, आपस में टकराती हैं, तो क्या कोई धमाका होता है? धमाका नहीं, लेकिन हाँ, उथल-पुथल जरूर होती है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो बनता है वो है लवण यानी सॉल्ट और जल यानी पानी। अच्छा, तभी समीकरण में NaCl और H2O बना। जी, लेकिन यहाँ एक और अहम जानकारी है। स्लाइड में जो थर्मोमीटर का तापमान बढ़ रहा है वो ये बताता है कि ये एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है गर्मी के रूप में। यानी भीकर काफी गर्म हो जाता होगा। ये वाकई बहुत लॉजिकल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये स्लाइड उद्योगों और कारखानों के बारे में है। हाँ, इस स्लाइड में एक बड़ा सा फ्लो चार्ट है। सबसे ऊपर साधारण नमक यानी NaCl रखा है और उससे तीर निकलकर अलग अलग रसायनों की तरफ जा रहे हैं, जैसे NaOH, Cl2 और H2। पास ही में एक बैटरी से जुड़ा हुआ पानी का टैंक है जिसमें इलेक्ट्रोड डूबे हैं। ये शायद क्लोर क्षार प्रक्रिया का चित्र है। बिल्कुल सही पहचाना। तो हम साधारण नमक की बात कर रहे हैं जो हमारे खाने में रोज डलता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये सिर्फ खाने के ही काम आता है? इतने सारे तीर क्यों निकले इससे? यही तो रसायन विज्ञान का जादू है। मैं समझाती हूँ। सबसे पहले तो लवण का पीएच समझ लेते हैं। जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलते हैं तो उदासीन लवण बनता है जिसका पीएच 7 होता है, जैसे हमारा NaCl। ठीक है, यानी एकदम न्यूट्रल। जी, लेकिन जब इसी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, जिसे ब्राइन कहते हैं, बिजली गुजारी जाती है तो एक कमाल की प्रक्रिया होती है जिसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें ये बैटरी और इलेक्ट्रोड काम आते हैं। हाँ, बिजली गुजरने पर ये नमक का पानी टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक क्षार है। साथ ही क्लोरीन गैस बनती है जिसे क्लोर कहा गया, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अच्छा, तो इसीलिए इसे क्लोर क्षार कहते हैं। क्लोरीन का क्लोर और NaOH का क्षार। एकदम सटीक। और इन सभी उत्पादों का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी को साफ करने में होता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन में होता है, और NaOH का उपयोग साबुन और कागज बनाने के बड़े बड़े कारखानों में होता है। मतलब हमारी रसोई का नमक दुनिया चला रहा है। Here's where it gets really interesting. चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये मेरी पसंदीदा स्लाइड है। इस स्लाइड में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बड़े अक्षरों में लिखा है। इसके बाईं ओर एक बेहद फूला हुआ बहुत ही स्पंजी केक रखा है और दाईं ओर एक लाल रंग का फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने का यंत्र दिखाया गया है। दो बिल्कुल अलग अलग चीजें एक ही स्लाइड में। वही तो मैं हैरान हूं कि ये केक के फूलने का रहस्य क्या है और इसका आग बुझाने से क्या लेना देना है। मैं इसके पीछे का विज्ञान बताती हूँ। बेकिंग सोडा असल में एक दुर्बल क्षारक है। जब हम इसे केक के आटे में मिलाते हैं और खाना पकाते समय इसे गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है। टूट जाता है? मतलब कैसे? रासायनिक रूप से ये टूटकर सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और यही वो CO2 गैस है जो आटे के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और केक या पारोटी को एकदम मुलायम और स्पंजी बना देती है। अच्छा, तो जो केक में छोटे छोटे छेद होते हैं वो CO2 गैस के बाहर निकलने के रास्ते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें कैच है। अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा डालेंगे तो जो सोडियम कार्बोनेट बचेगा वो केक को कड़वा कर देगा। इसीलिए इसे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें टार्टरिक अम्ल जैसा कोई हल्का अम्ल मिलाया जाता है ताकि बेकिंग सोडा का कड़वापन खत्म हो सके। वाह, मतलब वहां भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। और वो आग बुझाने वाला यंत्र, उसका लॉजिक भी यही CO2 गैस है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। जब अंदर रिएक्शन होता है तो भारी मात्रा में CO2 निकलती है जो आग के ऊपर कंबल की तरह बिछ जाती है और आग को बुझा देती है, ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर। क्या बात है, एक ही गैस
एक जगह केक फुला रही है और दूसरी जगह आग बुझा रही है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये घर की सफाई से जुड़ी स्लाइड है। इस स्लाइड में वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O लिखा है। इसके ठीक नीचे कपड़े धोने के साबुन के झाग और कठोर पानी के पाइप को साफ होते हुए एक ग्राफिक के रूप में दिखाया गया है। जी, ये वॉशिंग सोडा है। लेकिन सूत्र में ये जो 10H2O लिखा है, इसे देखकर मुझे जिज्ञासा हो रही है कि क्या वॉशिंग सोडा गीला होता है, क्योंकि इसमें तो पानी के अणु दिख रहे हैं। ये बहुत ही आम गलतफहमी है। इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टलन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये 10H2O असल में पानी के अणु हैं जो लवण के क्रिस्टल के आकार को बनाए रखते हैं, उसे एक स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन ये उसे छूने में गीला नहीं करते, वो रहता सूखा पाउडर ही है। ओहो, तो पानी है लेकिन गीलापन नहीं है। ये तो प्रकृति का बहुत बड़ा छलावा है ना? और अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, साथ ही घरों में साफ सफाई के लिए। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण काम वो पाइप वाला ग्राफिक समझाता है। कठोर पानी वाला। हाँ, इसका इस्तेमाल पानी की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। कठोर पानी में साबुन झाग नहीं देता। वॉशिंग सोडा पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के अड़ियल आयनों को हटा देता है, जिससे पानी मुलायम हो जाता है और कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। ये जानकारी तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। इस स्लाइड में हम समझेंगे एक और जादुई पाउडर के बारे में। बिल्कुल, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ एक भट्टी में जिप्सम को 373 के तापमान पर गर्म करते हुए दिखाया गया है, जिससे सफेद रंग का पाउडर बन रहा है। और दूसरी तस्वीर में एक डॉक्टर मरीज के टूटे हुए हाथ पर प्लास्टर बांध रहा है और कुछ बहुत ही सुंदर मूर्तियां भी रखी हैं। ये इस पूरे अध्याय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मुझे इस सफेद पाउडर और टूटी हड्डियों के कनेक्शन को समझना है। ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? देखिए, जब जिप्सम नाम के खनिज को, जिसका सूत्र CaSO4.2H2O है, उसे 373 के पर भट्टी में गर्म किया जाता है, तो वो अपने पानी के कुछ अणु त्याग देता है और बचता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.12H2O। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहते हैं। लेकिन इसमें ये जो तापमान है 373 के, क्या ये इतना जरूरी है? अगर भट्टी ज्यादा गर्म हो गई तो? तापमान का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर इसे ज्यादा गर्म कर दिया तो ये अपना पूरा पानी खो देगा और फिर ये पूरी तरह से एक बेकार डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाएगा जो कभी सेट नहीं होगा। ओह, और जब सही बना हुआ POP होता है तो जब डॉक्टर इस सफेद पाउडर में दोबारा पानी मिलाते हैं तो ये कुछ ही मिनटों में फिर से सख्त जिप्सम बन जाता है, एकदम पत्थर जैसा कठोर। और यही कठोरता हमारी टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पे रोक कर रखती है ताकि वे जुड़ सकें। बिल्कुल, और सिर्फ हड्डियों ही नहीं, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सांचे बनाने और घरों की दीवारों व छतों को चिकना और सुंदर बनाने में भी बड़े पैमाने पर होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रसायन हम किताबों में पढ़ रहे हैं वही हमारे घरों की छतें भी बना रहे हैं। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन और निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल। आज की इस शानदार क्लास में हमने बहुत कुछ देखा। अम्ल और क्षार की खट्टी कड़वी पहचान से लेकर pH स्केल के महत्व तक। हमने देखा कि दोनों के मिलने से कैसे लवण बनते हैं और गर्मी निकलती है। और सबसे मजेदार रहे हमारे दैनिक जीवन के सुपर हीरो, बेकिंग सोडा जो केक फुलाता है, वॉशिंग सोडा जो पानी को साफ करता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो टूटी हड्डियां जोड़ता है। और मेरा निष्कर्ष यही है कि रसायन विज्ञान सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, ये हमारी रसोई की अलमारियों से लेकर अस्पतालों के कमरों और बड़े बड़े कारखानों तक हर जगह फैला हुआ है। बस हमें उसे देखने का नजरिया चाहिए। क्या बात कही है आपने। और हमारे सभी देखने और सुनने वालों के लिए जाते जाते एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने मिट्टी और पेट के pH की बात की, यहां तक कि दांतों के pH की भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे खून का यानी हमारे ब्लड का pH जरा सा भी बदल जाए तो शरीर में क्या उथल पुथल मचेगी? इसे खुद खोजने की कोशिश करें, आपको इंसानी शरीर के एक बहुत बड़े चमत्कार का पता चलेगा। ये वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है रिसर्च करने के लिए। तो बस आज के इस डीप डाइव अध्ययन सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान के ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक सफर पर हम फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।